छात्रों, कल हमने पद्य किया था कायर मत बन। पद्य द्वारा नरेंद्र शर्मा कवि थे, उन्होंने आपको एक संदेश दिया था कि कायर मत बन, कुछ भी बना लेकिन कायर मत बन। आज हम नया गद्य शुरू करने जा रहे हैं। एक कहानी है भी मनु भंडारी, द्वितीय पीयू। द्वितीय पीयू हिंदी। हिंदी गद्य। एक कहानी यह भी। लेखिका मनु भंडारी। मनु भंडारी। चौथा गद्य है फोर्थ चैप्टर आपका। मनु भंडारी का परिचय हम लेंगे पहले। मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में 1931 में इनका जन्म हुआ। 31 मध्य प्रदेश भानापुरा गांव में इनका जन्म हुआ। उनमार क्वेश्चन का आंसर भी है ये, कहाँ उनका जन्म हुआ? भानापुरा गांव में इनका जन्म हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद 1952 में दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। मिरांडा हाउस ऑफ कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य किया, मतलब लेक्चरर बन के काम की। वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। तब से अब तक वो दिल्ली में रहकर ही लेखन कार्य कर रही हैं। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। राजेंद्र यादव हिंदी साहित्यकार हैं, उनसे इनका विवाह होता है। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियाँ उनके साथ घटी घटनाएं, वास्तविक घटनाएं, उनकी भावनाओं से संबंधित हम देख सकते हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इनकी प्राप्त हुई उपाधियाँ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। कई सारे उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी देन अभूतपूर्व है, इसलिए ये सारी उपाधियाँ उनको प्राप्त हुई। कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, तीन निगाहों की एक तस्वीर, इनकी कहानी संग्रह। उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, स्वामी आदि। महाभोज
उनका ऐतिहासिक उपन्यास रहा। आज़ादी से पहले घटी घटनाओं से आधारित महाभोज कथा उपन्यास रहा। आज़ादी से पहले जो घटनाएं घटी हैं उस पर लिखी गई हैं। ये हिंदी सीरियल भी डीडी में कभी कभार आया करता था ज़माने में। आपके व्यक्तित्व, एक कहानी यह भी आत्मकथा में आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है। ये आत्मकथा है, मन्नू भंडारी के बारे में सच्ची घटना, उनके बचपन में घटी हुई घटना से आधारित उन्होंने ये लेख लिखा है, बायोग्राफी हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ा वो भी हम देख सकते हैं इसमें। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, 1946-47 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी इस कहानी में लिखी है, उनकी आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों का प्रभाव किस तरह पड़ता है, घर के वातावरण हर एक सदस्य पर किस तरह प्रभावित होता है, ये इस कहानी से मालूम होता है। मतलब मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा से हमें मालूम हो जाता है। इसलिए घर का वातावरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नैतिकता से भरपूर, गुणों से भरपूर, संस्कृति से भरपूर, आदर सद्भाव से भरपूर। हम बच्चों को कितना आदर प्रेम करेंगे वो भी दूसरों को उतना आदर प्रेम करेंगे। इस तरह से शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी जी किस तरह उनका बाल्य बीता। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में थी। 15 क्वेश्चन का आंसर, भानापुरा मध्य प्रदेश के भानापुरा। मध्य प्रदेश के भानापुरा। ओके। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। लेकिन लेखिका की यादें कहाँ से याद है, वहाँ से वो लिखी हैं। अब 3 साल से पहले का, 4 साल से पहले का याद रखना मुश्किल है। 5 साल के बाद शायद याद रख सकते हैं। तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में इनका 2 मंजिलों की मकान था, 2 मंजिलों का मकान था, 2 मंजिलों वाला मकान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। फर्स्ट फ्लोर में पिताजी रहते थे। मतलब वही नहीं रहते थे, वहां पर उनका ऑफिस था, उनका ट्यूशन, पढ़ना लिखना, किताबें वगैरह सब ऊपर के मंजिल में था। खाने के लिए नीचे आते थे, नीचे के मंजिल में खाना पीना सोना सब नीचे के मंजिल में होता था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। वहां पर उनकी किताबें फैली हुई थी,
अखबार, क्या अखबार बोले तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ, अखबार, समाचार पत्र, अखबार यानी समाचार पत्र। फैले हुए थे, अव्यवस्थित ढंग से बिखरे पड़े थे। व्यवस्थित अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। विलोम शब्द, हमें गद्य के साथ साथ गद्य करते 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर भी हम जानेंगे, कठिन शब्दार्थ भी जानेंगे, ग्रामर पॉइंट्स जो भी हमें याद आएगा उसे ग्रामर पॉइंट्स को भी सॉल्व करेंगे। विलोम शब्द व्यवस्थित अव्यवस्थित 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। विलोम शब्द पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। मालूम है आपको डिक्टेशन का मतलब? बच्चों को बैठाकर कुछ सेंटेंस बोलना, वो लिखते थे, बाद में चेक करते थे। डिक्टेशन देना। खुद पढ़ते रहते थे या तो बच्चों को पढ़ाते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। पढ़ी बेपढ़ी अपोजिट से। कौन बेपढ़ी? मनु भंडारी जी की माँ अनपढ़ है। अनपढ़, पढ़ अनपढ़ भी आता है, पढ़ी बेपढ़ी भी आता है। नीचे के मंजिल में माँ भाई बहन सब थे। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। सुबह से शाम तक सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन कौन करती थी? माँ करती थी। माँ ये समझती थी कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, ऐसा समझी थी माँ। हर माँ यही समझती हैं। बच्चों के काम काज वो करती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, उनके ज़िद को बर्दाश्त करती है, उनके गुस्से को सहन करती है, पिताजी की लाज रखती है। वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये सारी बातें की चिंता माँ को रहती है। सिर्फ माँ को हम लोग समझ नहीं पाते, बच्चे, हम लोग यानी बच्चे समझ नहीं पाते। वो समझते हैं माँ होती ही है हमारे काम करने के लिए। हम समझते हैं माँ है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, माँ है घर का काम करने के लिए। वो अपने बच्चे कहकर प्रेम से पालते हैं, लाड़ प्यार से पालते हैं। इसका गलत फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले पिताजी कहाँ थे? 1 मार्क क्वेश्चन। इंदौर में थे। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा। इंदौर में थे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, बड़ा गौरव था पिताजी का, सम्मान था, आदर सत्कार था।
कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस के साथ थे, उस जमाने में कांग्रेस था, आज़ादी से पहले कांग्रेस था। कांग्रेस पार्टी में थे, साथ साथ समाज सुधार का काम भी करते थे, सोशल वर्क भी करते थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। कुछ स्टूडेंट्स को घर पर रखते थे, खाना खिलाते थे, पढ़ाते थे, उनका खर्च उठाते थे। ये सोशल वेलफेयर काम, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करना चाहिए। अब बड़े बड़े मिलेनियर्स, अमीर लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट को पैसा देते हैं, जो दान करने का ट्रस्ट होता है उसको पैसा देते हैं और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि देखो हमने इतना पैसा दिया है, हमारा इनकम टैक्स कम करो, कट करो। गवर्नमेंट में एक छूट भी है, अब तुम दान कर सकते हो या इनकम टैक्स भरो, दो में एक काम करो, या LIC में पैसा भरो, इनकम टैक्स आपका बच जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह LIC में भरते हो तो वो भी गवर्नमेंट को जाता है पैसा, लेकिन वो वहाँ पर सेफ रहता है, बाद में मिलता है। लेकिन आप रख नहीं सकते, आप रखना चाहते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स दो, ऐसा रूल्स है। लेकिन ये समाज की सेवा भी करते थे, उन बच्चों को पढ़ाते थे। उनमें से कई बच्चे अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। ओहदा, ओहद, ओहदा, प्लेस, स्टेज। एक बड़ा IPS ऑफिसर ना, स्टेज है वो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसा। ओहदा यानी स्टेटस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह का। वो बड़े बड़े नौकरियां उन्होंने पाली ओहदों पर। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, खुशहाली, अच्छे दिन। समृद्ध दिन कह सकते हैं। समृद्ध दिन यानी खाते पीते अच्छे थे, इनकम अच्छा था। जब इनकम अच्छा होता है, खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। दरियादिली, उदार मनोभाव। उदार मनोभाव। एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। कौन? उनके पिताजी। कोमल, मृदु स्वभाव वाले, संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील। सेंसिटिव, सेंसिटिव। बहुत संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। क्रोधी, क्रोध, शांत, शांत स्वभाव, क्रोध स्वभाव, ये अपोजिट। अहम, ईगो था। अहम होता है उसे ईगो बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति थे। कौन? मनु भंडारी के पिताजी।
अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हाँ, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, किसने किससे कहा नहीं। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। 3 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा। एक संदर्भ इसमें से भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। इस वाक्य को मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी आत्मकथा से लिया गया है। मनु भंडारी जी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए पाठकों से कहती हैं, पिताजी का स्वभाव गुण गान करते हुए उपरोक्त पंक्तियों को पाठकों से कहती हैं, ये लिखकर इसके साथ कुछ अंश को, इसमें जो अंश हैं उनके पिताजी से संबंधित उन अंशों को भी लिखना जरूरी है। 3 अंक का मिल जाएगा, 3 अंक मिल जाएंगे। ओके, पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। ये पिताजी को ये सारी भावनाओं को ढोते देखा था। कौन से? कोमल, क्रोधी, अहमवादी, संवेदनशील, इन सारी भावनाओं को वो ढोकर खुद ढोते थे, मतलब उनके अंदर थे ये भावनाएं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। लेखक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आर्थिक दुस्थिति के कारण, आर्थिक झटका यानी पैसों का नुकसान, पता नहीं किस चीज़ पर वो उन्होंने पैसा लगाया, वो शायद वो पैसा डूब गया होगा, तब वो उनको इंदौर से अजमेर आना पड़ा गांव छोड़कर, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी बोलते हैं। शब्दकोश को उन्होंने हिंदी शब्दकोश लिख रहे थे, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, इंग्लिश हिंदी मिक्स, वो काम उन्होंने आगे बढ़ाया। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उस जमाने में ये पहला शब्दकोश था, डिक्शनरी था। इसमें अंग्रेजी का मीनिंग हिंदी में है, अंग्रेजी वर्ड का रूपांतर हिंदी में है। ये ऐसा अंग्रेजी वर्ड होता है, उसके सामने हिंदी में उसी तरह का वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है हिंदी में। ये अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उस जमाने में ये पहला शब्दकोश डिक्शनरी था, और कहीं नहीं था, एक ही था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, यश प्रतिष्ठा, कीर्ति मिला, फेमस हुए, प्रसिद्धि मिली। वो डिक्शनरी उनको प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन पैसा नहीं दिलाया, अर्थ नहीं। अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी धन या पैसा। ओके, शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही
उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। निचोड़ना, हिंडूदू। आर्थिक दुस्थिति के कारण उनके जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स को निचोड़ना शुरू कर दिया। कैरेक्टर्स होते हैं मनुष्य के अंदर, वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब दुस्थिति आती है, बुरी स्थिति आती है, हम भूल जाते हैं, व्यक्ति भूल जाता है कि उसके अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर हैं। सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव सोच कम होती गई। एक ही अर्थ में बताए तो उनका पॉजिटिव सोच थी। हर हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, ऐसा बोलते हैं। नकारात्मक, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक क्या है? अपोजिट्स, विलोम शब्द। सकारात्मक, नकारात्मक, 1 मार्क्स मिलेगा। सिकुड़ती ही आर्थिक स्थिति के कारण, सिकुड़ना, फूल मुरझा जाता है, सिकुड़ना, खिलना, सिकुड़ना। आर्थिक स्थिति सिकुड़ती जा रही है, दिन ब दिन पैसा कम होता जा रहा है, परेशानियां ज्यादा होती जा रही हैं। ये आर्थिक सिकुड़ना कहते हैं इसको। और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। उनकी आदत, उनका स्वभाव यहां तक बढ़ गया कि उनकी दुस्थिति जो हुई है, बिजनेस में पैसा लगा के लॉस हो गया, उसका कारण घर के लोग भी हैं ऐसा समझने लगे। घर का मुखिया कोई समस्या में पड़ जाता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, बाहर, घर के बाहर, बिजनेस में वगैरह कुछ भी हो सकता है। उनका कारण घर वालों को भी साथ में ले ले तो ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी। आर्थिक विवशताओं का भागीदार घर वालों को बनाए, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती, थरथराती रहती थी। नवाबी आदतें, ऐशो आराम की आदतें। नवाबी यानी हैदराबाद का नवाब था, बहुत अमीर था, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर महाराष्ट्र था नवाब, हैदराबाद का नवाब, सारी दुनिया के सबसे अमीर था। अब इंग्लैंड, अमेरिका अमीर है, जापान अमीर है। आज इंग्लैंड में इतना सोना है, दुनिया में किसी के पास उतना सोना नहीं। उतना सोना ट्रेजरी में है इंग्लैंड में। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर हैदराबाद का नवाब था, इसलिए उसे ऐशो आराम, हाई-फाई, रिचनेस, बहुत अमीर लोग, उनकी आदतें जो होती हैं, अमीर लोग, धीरूभाई अंबानी, उनके फैमिलीज वाले, पता नहीं घंटे को कितने लाख खर्च करते हैं। 1 घंटे में कितना प्रॉफिट है वो छोड़ो, कितना खर्च करते हैं। देख, 1 घंटे में पता नहीं कितने लाख रुपए वो खर्च करते हैं। एक चाय उनकी कितने लाख रुपए की होती है। ऐसे लोग, बहुत है पैसा, सारा भारत के कोने कोने से पैसा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप हर शहर में रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। इसका तमाम लोगों का पैसा, ओके, वो सारा पैसा इंडस्ट्रीज को जाता है, उनका पैसा उनका घर जाता है। इतनी आमदनी, क्या करेंगे बेचारे, खर्च करेंगे तो ही करना ही पड़ता है।
तो वो नवा भी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं। पिताजी की एक महत्वाकांक्षा थी, कुछ करना चाहते थे, समाज सेवा करना चाहते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लिखाना चाहते थे। वो महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, जब ऊपर तक चढ़ते हैं उसे हर रोज नीचे सरकता हुआ अगर वो जाता है तो ये बहुत तड़प, दर्द होता है, मन में बहुत दर्द होता है, हृदय में बहुत दर्द होता है। हर रोज उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही हो तो मानसिक रूप से बहुत दुख होता है। ये बातें माँ को कंपाती रहती थी। माँ इन बातों को याद करके माँ के हाथ पैर कांपते थे। कहीं वो गुस्सा हम पर ना निकालें और हमारी दुस्थिति हो जाए तो हमारी हालत क्या होगी। इस तरह वो अपनी दुस्थिति के कारण आपने अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने जैसी कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता अपने रिश्तेदारों से इन्होंने आंख बंद करके विश्वास करके पैसा लगा दिया, अपने समझते थे। ऐसे पिता बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। रिश्तेदारों को, गैरों को आंख बंद करके विश्वास करते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे। ऐसे पिताजी इतना शक्की बना दिया, शक्की। अनुमान, शक्की यानी अनुमान। इतना अनुमान होने लगा, शंका होने लगी, अनुमानास्पद, अनुमानास्पद शंका भी बोल सकते हैं, शंका, डाउट होना उनको। उस घर के लोगों को भी उन्होंने शामिल कर लिया। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। लेखिका अपने पिताजी के बारे में इसलिए नहीं बताई कि उनको उनका गुणगान करने के लिए नहीं बता रही है, ऐसा वो कह रही हैं, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर। लेखिका देखना चाहती थी कि पिताजी का कौन सा व्यक्तित्व अपने अंदर है। खूबी, खामियां, ऑपोजिट्स। खूबी, खामियां। देखना चाहती थी। अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। उनके व्यवहार का कौन सा गुण मेरे अंदर है वो देखना चाहती थी।
लेखिका बताती हैं अपने बारे में, बचपन में लेखिका कैसी थी। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। काली थी लेखिका, दुबली पतली थी, मरियल भी थी, मतलब बहुत दुबली थी। मरियल मतलब बहुत दुबली, ये मर जाएगी इतनी दुबली है, ऐसा लगता था। देखिए ये बच्ची नहीं जिएगी, मर जाएगी बच्ची है, इतनी दुबली है, उसे बोलते हैं मरियल। मरेगी नहीं, इतनी दुबली पतली थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। पिताजी को गोरा रंग चाहिए था, बच्चे गोरे चाहिए थे, लेकिन मन्नू भंडारी काली थी। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला। बड़ी बहन का नाम क्या है? 1 मार्क्स प्रश्न। सुशीला बड़ी बहन। क्या? सुशीला कैसी है? 2 साल बड़ी है, खूब गोरी है, स्वस्थ है, अच्छी है। स्वस्थ अस्वस्थ अपोजिट्स। अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ। स्वस्थ है सुशीला, गोरी है, हंसमुख बहन, हमेशा हंसमुख, हंसती रहती थी सुशीला। हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। कंपैरिजन, पिताजी का कंपैरिजन दोनों बहनों में, एक काली दुबली पतली, वो गोरी स्वस्थ हंसमुख। वो कंपैरिजन की हीन भावना लेखिका के अंदर गहरा प्रभाव छोड़ गई। हम बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, बच्चों को मालूम हो जाता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है उनको। उनके मन पर प्रभाव पड़ता है, उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उनके भावनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। लेखिका ये बात याद कर रही है, अपने बायोग्राफी में लिख रही है कि ऐसा पिताजी करते थे, मुझ पर वो प्रभाव पड़ा। नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। लेखिका बड़ी हो गई, साहित्यकार बन गई, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति सब कुछ हासिल कर लेने के बावजूद वो बात जो मन में अंदर थी बचपन में, पिताजी द्वारा तुलना करने की भावना, कंपैरिजन की बात, सुशीला को बहुत प्रेम करना, अच्छी है, खुश है, स्वस्थ है, हंसमुख है कहकर, गोरी है, सुंदर है कहकर, वही तिरस्कृत हुई मन्नू भंडारी काली दुबली मरियल जैसी होने की वजह से वो हीन भावना मन्नू भंडारी के मन में, इतनी बड़ी साहित्यकार होने के बावजूद मन से नहीं गई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। आज भी कोई लेखिका को उनके साहित्यकार किताबों की, कहानियों की, उपन्यास की
प्रशंसा करते हुए कोई कुछ इनका नाम लगाकर कोई कुछ कहता है तो लेखिका को संकोच होता है। क्या सचमुच मैं ही हूं? मैं ही हूं ये सम्मानित जो दिया जा रहा है, मुझे ही दिया जा रहा है? सचमुच मैं सम्मानित हूं? सोच में पड़ जाती है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। बचपन का वो प्रभाव, गहरा प्रभाव लेखिका पर इतना पड़ा है कि वो इतनी बड़ी साहित्यकार होने के बावजूद, सम्मानित होने के बावजूद, उपाधियां प्राप्त करने के बावजूद लेखिका को भरोसा नहीं होता। इतनी बड़ी उपलब्धि मेरी है, ये भरोसा लेखिका को नहीं होता। छात्रों, समय खत्म हो रहा है। अगली कक्षा में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मनु भंडारी का बचपन और किस तरह से बीतता है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।